नमस्कार। ये जो मैगज़ीन है वो मार्च महीने की है। विजन आइस की मैगज़ीन है मार्च की। इसमें हम मार्च के पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है? चलिए देखते हैं। राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पहला टॉपिक है न्यायिक जवाबदेही। दूसरा टॉपिक है बिग टेक कंपनियों का विनियमन। तीसरा टॉपिक है संक्षिप्त सुर्खियां। इस तीसरे टॉपिक में सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, लोकसभा में आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 पेश किया गया। दूसरा है ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई। तीसरा है दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल। चौथा है संसद भाषणी पहल। और पांचवा है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025। अब आगे है इसमें, शुरू से डिटेल से देखते हैं इसमें सारी चीजें। देखिए, पहला है न्यायिक जवाबदेही। न्यायिक जवाबदेही ये सुर्खियों में क्यों रहा? दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के आवास पर करोड़ों रुपए नकद मिलने से भारत की उच्चतर न्यायपालिका में जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अन्य संबंधित तथ्य, हाल की कुछ घटनाओं ने न्यायिक जवाबदेही पर बहस को तेज कर दिया है। कुछ वर्ष पहले भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लोकपाल के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें यह कहा गया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रमुख तंत्र। पहला है पद से हटाया जाना। वर्तमान में उच्चतर न्यायपालिका के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत प्रावधान मौजूद हैं। अगला है 1999 की आंतरिक जांच प्रक्रिया। यह न्यायिक नैतिकता को नियंत्रित करने वाले दो महत्वपूर्ण चार्टर्स, न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन 1997 और न्यायिक आचरण संबंधित बेंगलोर सिद्धांत 2002 पर आधारित है। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त कर सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतों का निपटान कर सकता है। 3 सदस्यीय समिति शिकायत की जांच करती है और पद से हटाने या आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति सौमित्र सेन और निर्मल यादव को इस प्रकार की समितियों के माध्यम से दोषी पाया गया था। किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में उस हाईकोर्ट को छोड़कर अन्य हाईकोर्ट्स के 2 मुख्य न्यायाधीश तथा 1 न्यायाधीश शामिल होता है। किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट का 1 न्यायाधीश तथा अन्य हाईकोर्ट्स के 2 मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब देखते हैं न्यायिक आचरण संबंधित बेंगलोर सिद्धांत, बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट। इसमें पहला है स्वतंत्रता। एक न्यायाधीश को व्यक्तिगत और संस्थागत कार्य दोनों स्तर पर न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए और इसका दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा है निष्पक्षता।
न्यायाधीश को बिना किसी तरफदारी, पक्षपात या पूर्वाग्रह के अपने न्यायिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तीसरा है सत्यनिष्ठा। न्यायाधीश के व्यवहार और आचरण से न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा में लोगों के विश्वास की पुष्टि होनी चाहिए। चौथा है सजगता या औचित्य। न्यायाधीश को अनुचित आचरण से बचना चाहिए, साथ ही अपने सभी न्यायिक कार्यों में भी अनुचित आचरण का संदेह नहीं होने देना चाहिए। पांचवा है समानता। न्यायाधीश को न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति अप्रासंगिक आधार पर पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रकट नहीं करना चाहिए। छठा है योग्यता और कर्मठता। एक न्यायाधीश के न्यायिक कर्तव्य अन्य सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आगे है भारत में न्यायिक जवाबदेही से संबंधित चिंताएं। पहली है न्यायिक स्वतंत्रता के साथ टकराव। ज्ञातव्य है कि न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के सरकार के किसी भी प्रयास को प्रायः न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। अपारदर्शी तरीके से नियुक्ति के कारण 1993 की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की जाती है, जिसकी कमियों को दूर करने के लिए एनजेसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। हालांकि 2015 के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स मामले में 4-1 के अनुपात बहुमत से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एनजेसी में 6 सदस्य शामिल थे, भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति। अगला है पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया। न्यायाधीशों को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि उन्हें प्रभावी रूप से जवाबदेही ठहराने में असमर्थ रही है। परिणाम स्वरूप अब तक किसी भी न्यायाधीश को संवैधानिक तंत्र के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति रामास्वामी को न्यायालय के कोष का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया था, फिर भी संसद में उनके खिलाफ पर्याप्त मतदान न होने के कारण उन्हें पद से नहीं हटाया जा सका। अगला है कोई अनिवार्य संपत्ति प्रकटीकरण मानदंड नहीं है। वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि न्यायाधीशों को अपने जीवन साथी और आश्रितों सहित अपनी संपत्तियों की घोषणा सीजीआई के समक्ष करनी चाहिए। वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वैच्छिक आधार पर न्यायाधीशों की संपत्ति न्यायालय की वेबसाइट पर घोषित करने का संकल्प लिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सभी वर्तमान न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी संपत्ति का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर सहमति व्यक्त की। यह अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला है सीमित नियंत्रण और संतुलन। न्यायपालिका अपने अधिकांश पहलुओं जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं और जांच तंत्र आदि को स्वयं नियंत्रित करती है। अगला है जवाबदेही में बाधा डालने वाले अन्य प्रावधान। आपराधिक कार्रवाइयों से छूट या उन्मुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा दिए गए वी रामास्वामी निर्णय 1991 के रामास्वामी के रामा के वीर स्वामी निर्णय 1991 के अनुसार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सीजीआई की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। आरटीआई पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कॉलेजियम निर्णयों और न्यायाधीशों की व्यक्तिगत संपत्ति के विवरण जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार किया है। अब आगे है न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह। पहला हम कर सकते हैं न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक। 15वीं लोकसभा ने पेश किया था। लोकसभा भंग होने के कारण यह व्यापक हो गया। उचित तंत्र स्थापित करने हेतु एक नया विधेयक प्रस्तुत कर सकती है संसद। दूसरा है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेसी। नियुक्ति और कदाचार की जांच के लिए भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट 80वीं व 121वीं द्वारा प्रस्तावित एनजेसी को न्यायिक सदस्य के अलावा गैर न्यायिक सदस्य शामिल करने की सलाह दी गई है।
तीसरा है स्थायी अनुशासन समिति। यह समिति कदाचार के मामलों में चेतावनी, फटकार, सलाह दे सकती है और गंभीर मामलों में न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत न्यायिक जांच समिति गठित करने का अनुरोध कर सकती है। और चौथा है न्यायिक निरीक्षण। न्यायाधीशों के लिए एक स्थायी प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जा सकती है, जिसके माध्यम से निर्धारित मानकों में चूक या न्यायाधीशों की संदिग्ध आचरण को तुरंत प्रकाश में लाया जा सकता है। अगला टॉपिक है बिग टेक कंपनियों का विनियमन, रेगुलेटिंग बिग टेक। सुर्खियों में क्यों है? कॉर्पोरेट मंत्रालय एमसीए ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति की रिपोर्ट पर जनता से फीडबैक मांगा है। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि बिग टेक कंपनियों पर नियंत्रण के लिए एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून बनाया जाए। पृष्ठभूमि: इस समिति ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की समीक्षा की। बिग टेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी पद्धतियों पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं ने गूगल, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स जैसी बिग टेक कंपनियों के लिए मजबूत विनियामक उपायों की मांग की है। बिग टेक कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी पद्धतियों के प्रमुख उदाहरण: पहला है मेटा और व्हाट्सएप बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत 2024 से 25। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप पर यूजर्स डेटा को साझा करके अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के लिए मेटा पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यह मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण यानी कि एनसीएलटी के समक्ष लंबित है। दूसरा इसमें है व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन विवाद, भारत। व्हाट्सएप ने स्पष्ट किया था कि आईटी नियम 2021 के तहत मैसेज एन्क्रिप्शन को तोड़ने और संदेश भेजने वाले की पहचान उजागर करने के लिए बाध्य किया गया है, तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद करने पर विचार कर सकता है। गौरतलब है कि आईटी नियम 2021 के तहत सबसे पहले मैसेज भेजने वाले का पता लगाना अनिवार्य किया गया है। तीसरा है गूगल प्ले स्टोर मामला, भारत। गूगल पर आरोप लगा कि वह डेवलपर्स को अपनी बिलिंग प्रणाली का उपयोग करने या वैकल्पिक प्रणाली का उपयोग करने के लिए शुल्क का भुगतान करने पर मजबूर कर रहा है। इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंच रहा है। चौथा है एप्पल मुकदमा, संयुक्त राज्य अमेरिका 2024। 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग और 16 राज्यों ने मिलकर एप्पल पर मुकदमा किया था। उनका आरोप था कि एप्पल स्मार्टफोन के बाजार पर अपना एकाधिकार जमा रहा है। इसके अलावा एप्पल पर यह भी आरोप लगा था कि वह प्रतिस्पर्धी ऐप्स और डिजिटल वॉलेट्स को ठीक से काम नहीं करने दे रहा था, उन पर भी पाबंदी लगा रहा था। अब आगे है बिग टेक कंपनियों के विनियमन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला है संप्रभुता के लिए खतरा, क्योंकि कुछ बिग टेक कंपनियां किसी देश की सर्वरों, डेटा सुरक्षा एवं राष्ट्रीय संप्रभुता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर रही हैं। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप यूजर डेटा को अपनी मूल कंपनी मेटा को बेच रही है। दूसरा है नेटवर्क प्रभाव। बिग टेक कंपनियां नेटवर्क प्रभाव का उपयोग करके तेजी से बढ़ती हैं। उनके पास जितनी अधिक यूजर्स होंगे वे उतने ही मजबूत होंगे। उदाहरण के लिए एआई टूल्स चैट जीपीटी ने केवल 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स जोड़े। ज्ञातव्य है कि $1 ट्रिलियन वाली विश्व की शीर्ष 7 कंपनियों में से 6 बिग टेक कंपनियां हैं। तीसरा है राजकोष को राजस्व हानि। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा कर दुरुपयोग के कारण भारत को प्रतिवर्ष लगभग $10 बिलियन का नुकसान होता है। भारत 2016 में 6% इक्वलाइजेशन लेवी आरोपित की थी इस समस्या से निपटने के लिए, हालांकि अब इसे हटा दिया गया है। आधार ऋण और लाभ हस्तांतरण का उपयोग करती है। बिग टेक कंपनियां कम या बिना कर वाले देशों से लाभ हस्तांतरण के लिए। चौथा है डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिम। बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण से उसके दुरुपयोग, निगरानी और उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है। और पांचवी है नैतिक चिंताएं। नैतिक चिंताओं में है पारदर्शी और जवाबदेही, लोक हित बनाम कॉरपोरेट लाभ, डिजिटल डिवाइस और समानता जैसे एआई संचालित शिक्षा व्यवस्था,
ग्रामीण बनाम शहरी असमानता मौजूद है। नैतिक नीति निर्माण और विनियमन, लॉबिंग, डोनेशन, रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश और पर्यावरणीय जिम्मेदारी। डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट निपटान पर कार्बन फुटप्रिंट चिंता का विषय बना हुआ है। आगे है बिग टेक कंपनियों के विनियमित करने में चुनौतियां। पहली है विनियामक शून्यता। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 एक्स पोस्ट मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार के गठित होने के बाद कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रगति की गति अक्सर विनियामक प्रतिक्रियाओं से आगे निकल जाती है। दूसरा है परिवर्तन में देरी। उदाहरण के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDPA 2025 को अभी लागू किया जाना बाकी है। तीसरा है विनियामक तंत्र का एक समान न होना। बिग टेक कंपनियां वैश्विक स्तर पर काम करती हैं, लेकिन अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है, जिससे एक समान विनियमन प्रभावित होता है। चौथा है टेक्नो राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद। इससे देश घरेलू कंपनियों के पक्ष में हो जाते हैं। और पांचवा है कानून की अस्पष्टता। एक्स ने सोशल मीडिया पर कंटेंट को नियमित या हटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 79 सब क्लोज 3 सब क्लोज बी के उपयोग को चुनौती दी थी और कहा था कि इस सरकार इस प्रावधान का दुरुपयोग कर आईटी अधिनियम के अन्य प्रावधानों जैसे धारा 69A के तहत सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर देती है। सरकार द्वारा इस प्रावधान का दुरुपयोग और एक्स ने सरकार के नए सहयोग पोर्टल का भी विरोध किया था। एक्स ने तर्क दिया था कि ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट के सरिया सिंगल वाद में दिए गए फैसले का उल्लंघन करता है। सरिया सिंगल वाद में कहा गया था कि कंटेंट को केवल उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही ब्लॉक किया जा सकता है। यहाँ पर देखते हैं श्रेया सिंगल वाद 2015 के बारे में। आईटी अधिनियम की धारा 69A को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी अधिनियम की धारा 69 को बरकरार रखते हुए कहा कि सरकार ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है यदि वह संविधान के अनुच्छेद 19(2) व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध का उल्लंघन करता है। दूसरा है धारा 79 क्लोज 3 सब क्लोज बी के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। इसे सेफ हार्बर संरक्षण प्रदान करती है कंपनियों को। फिर है धारा 79 क्लोज 3 सब क्लोज बी। ये कहता है कि यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मध्यवर्ती सरकारी अधिसूचना के बाद भी गैर कानूनी कंटेंट को ब्लॉक करने या हटाने में विफल रहता है तो सेफ हार्बर संरक्षण को हटा दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि धारा 79 क्लोज 3 सब क्लोज बी तब प्रभावी होगा जब अदालत का आदेश पारित हो जाएगा या सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी जिसमें कहा जाएगा कि विचाराधीन कंटेंट अनुच्छेद 19(2) में दिए गए आधारों से संबंधित है। आगे इसमें बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिए प्रमुख कानून कौन से हैं। पहला देखते हैं भारत में पहला कानून है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 DPDPA। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता या आईटी नियम 2021। ठीक है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। ये अधिनियम पिछले 3 वर्षों की औसत आय या कारोबार के 10% तक जुर्माना लगा सकता है। चौथा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और पांचवा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A। वैश्विक आधार पर देखते हैं कि कौन कौन से कानून है। पहला यूरोपीय संघ ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2016 GDPR 2016 और डिजिटल सर्विस एक्ट पैकेज के तहत प्रस्तावित डिजिटल मार्केट एक्ट DMA शामिल है। और अगला है संयुक्त राष्ट्र। वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधात्मक व्यावसायिक प्रस्तावों पर आयोजित सम्मेलन के तहत प्रतिबंधात्मक व्यापारिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए बहुपक्षीय रूप से सहमत न्याय संगत सिद्धांतों और नियमों के एक सेट को स्वीकृति प्रदान की थी।
अब आगे है बिग टेक कंपनियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए आगे की राह क्या हो सकती है। इसमें पहला है डिजिटल प्रतिस्पर्धा के पूर्व विनियमन की आवश्यकता। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून बनाया जाना चाहिए। दूसरा है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम। तीसरा है एसएसटीईएस के वर्गीकरण के लिए सीमाएं। चौथा है एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेज। पांचवा है एसएसडीईएस के दायित्व, जैसे निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना चाहिए या करना चाहिए। अपने स्वयं के या संबंधित पक्ष के उत्पादों को प्राथमिकता देना या तीसरे पक्ष के ऐप्स को ब्लॉक करना। उपयोगकर्ताओं को अपनी अन्य सेवाएं अपनाने के लिए बाध्य करना। प्रतिस्पर्धा के लिए गैर सार्वजनिक व्यावसायिक उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग करना आदि। छठा है नियमों का ठीक से लागू करना। नियमों को ठीक से लागू करना, जैसे अपनी तकनीकी क्षमता में सुधार करना। 23 से अपील के लिए एनसीएलटी की एक अलग पीठ गठित करना। और सातवां है दंड। एसएसडीजीज के वैश्विक कारोबार के 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। निष्कर्षतः गूगल, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स जैसी बड़ी बिग टेक कंपनियों पर बाजार में लंबे समय से बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के आरोप लगते रहे हैं। ये कंपनियां न केवल हमारे उपभोग के तरीकों को बल्कि हमारी सोच और अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करती है। यदि इन पर प्रभावी विनियमन न हो तो इनका वर्चस्व निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्र सार्वजनिक संवाद के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। ऐसा असंतुलन न केवल प्रतिस्पर्धा को दबा सकता है बल्कि उपभोक्ताओं की पसंद को भी सीमित कर सकता है। इसीलिए नवाचार को संरक्षित रखने और बाजार में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए समय पर नियामक हस्तक्षेप आवश्यक है। अब आगे है संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। इसमें पहला है लोकसभा में आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 पेश किया गया। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य आप्रवास यानी कि या आवर्जन और विदेशियों से संबंधित विविध सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है। इसमें भारत में उनका प्रवेश, निकास और रहना शामिल है। यह विधेयक आव्रजन और विदेशियों से संबंधित सेवाओं को शासित करने वाले मौजूदा 4 कानूनों को निरस्त करता है। 4 कानून कौन कौन से हैं? पहला है विदेशी विषयक अधिनियम 1946। दूसरा है पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920। तीसरा है विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और चौथा है आप्रवास या वाहक दायित्व अधिनियम 2000। इनमें से 3 कानून संविधान के लागू होने से पहले के हैं, जो प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के संकटकालीन समय के दौरान में लाए गए थे। विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर देखते हैं। पहला, इसमें प्रवेश करने या ठहरने से रोकने के लिए आधार। यदि विदेशियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था या विदेशी संबंधों के लिए खतरा माना जाता है तो उन्हें प्रवेश करने से वंचित किया जा सकता है। इस संबंध में आवर्जन अधिकारियों के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हो सकता है स्टेटमेंट में पूछ ले। दूसरा है विदेशियों की ट्रैकिंग। शैक्षणिक प्रतिष्ठान, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स जैसे संस्थानों को विदेशी नागरिकों की सूचना आवर्जन अधिकारियों को देनी होगी। तीसरा, अन्य कानून के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान है और बिना दस्तावेज के वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश पर 5 साल की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आदि। आवर्जन है भारत में विदेशियों को प्रशासित करने वाली मौजूदा व्यवस्था। इसमें पहला है विदेशियों का पंजीकरण 180 दिनों से अधिक अवधि के दीर्घकालिक वीजा पर भारत आने वाले सभी विदेशियों, भारतीय मूल के लोगों सहित को विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है। दूसरा है वीजा विनियम 1971 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BOI) की स्थापना की गई थी। यह ब्यूरो अलग अलग देशों के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान करता है। तीसरा है अप्रवासन या वाहक दायित्व अधिनियम 2000। यह पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के लिए वाहकों, जैसे कि एयरलाइंस, शिपिंग कंपनियां आदि को
बनाता है। चौथा है नागरिकता अधिनियम 1955। यह विदेशियों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) के रूप में मान्यता देने और पंजीकरण को विनियमित करता है। अगली सुर्खी है ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई। स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिपोर्ट। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया कि 2024 की तुलना में 2025-26 के लिए बजट अनुमान संबंधित आवंटन में मामूली वृद्धि की गई है। रिपोर्ट में की गई प्रमुख टिप्पणियां और सिफारिश। पहला आधार देखेंगे, दूसरी टिप्पणी और तीसरा सिफारिशें। आधार है पहला बजट आवंटन। टिप्पणी क्या होगी इस पे? संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट अनुमान कम रहने की निरंतर प्रवृत्ति देखी गई है, मुख्यतः योजनाओं के मांग आधारित प्रावधान के कारण। इसमें सिफारिश क्या है? यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य फंड संबंधित अपनी मांग को समय पर प्रस्तुत करे तथा आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग करे। दूसरा है योजनाओं का कार्यान्वयन। टिप्पणी है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम यानी कि 1996 यानी कि पेशा अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह है जन जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी। इस पे टिप्पणी है कानून को लागू करने हेतु क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा बेहतर निगरानी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। अगला है संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। उदाहरण के लिए इसके तहत 34 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई धनराशि नहीं मिली है। इस पर टिप्पणियां राज्यों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सिफारिश है राज्यों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने हेतु उपाय करने चाहिए ताकि धनराशि समय पर जारी की जा सके। अगली टिप्पणी है गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण यानी कि स्वामित्व योजना। मंत्रालय अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। योजना के तहत बिहार में कोई कार्य नहीं किया गया। सिफारिश है इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। तीसरा है प्रशिक्षित जनशक्ति। सहायक कर्मचारियों की भारी कमी है। उदाहरण के लिए बिहार में 5 से 6 ग्राम पंचायतों का प्रबंधन केवल एक अधिकारी कर रहा है। इसमें सिफारिश हो सकती है कार्य का बोझ कम करने और सेवा वितरण में सुधार के लिए डिजिटल गवर्नेंस संबंधित पहलों को अपनाना चाहिए। चौथा है अनुदान के प्रकार। सशर्त अनुदान आवंटन का 60% का उपयोग निर्धारित कार्य या योजनाओं के लिए होता है, जबकि बिना शर्त वाले अनुदान 40% का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। सिफारिश सशर्त और बिना शर्त वाले अनुदान का विलय कर देना चाहिए ताकि अनुदान में के खर्च में सहूलियत हो सके। पांचवा है पंचायत चुनाव। अलग अलग राज्यों में पंचायत चुनाव में देरी देखी जा रही है, जैसे कर्नाटक में है 2021 से लंबित है। सिफारिश 73वें संविधान संशोधन के अनुसार समय पर चुनाव कराना चाहिए। छठा है राजस्व सृजन। सरकार से मिलने वाले अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है, तो इस पर सिफारिश है पंचायतों को संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और अन्य स्थानीय शुल्कों को लगाने का अधिकार देकर उन्हें अपने स्रोतों से राजस्व सृजित करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। अगली सुर्खी है दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल, डेडिकेटेड सेल फॉर मर्सी पिटिशंस। महाराष्ट्र ने मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों की दया याचिकाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त सचिव गृह के अधीन एक समर्पित सेल की स्थापना की है। महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 2024 का पालन करता है। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं पर कुशलतापूर्वक त्वरित कार्रवाई करने के लिए अपने गृह या जेल विभागों के भीतर समर्पित इकाइयां गठित करने का निर्देश दिया गया था। दया याचिका के बारे में, मर्सी पिटिशन के बारे में, न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद दोषी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका
दायर करने का अंतिम संवैधानिक उपाय होता है। इसके तहत दोषी व्यक्ति अपनी सजा में बदलाव या क्षमा की मांग करता है। दया याचिका और क्षमा राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है कि उसे क्षमा मिलनी ही चाहिए। दया का उपयोग समाधान की शक्ति के माध्यम से किया जाता है, जिसे माफ करने की शक्ति के रूप में जाना जाता है। समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति अनुच्छेद 72। पहला है क्षमा, यानी कि पार्डन, सजा से पूर्ण मुक्ति। दूसरा है विराम, दिव्यांगता या गर्भावस्था जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण मूल सजा के स्थान पर सजा कम करना। तीसरा है स्थगन, कुछ समय के लिए किसी सजा, विशेषकर मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है। चौथा है परिहार, सजा की अवधि कम कर दी जाती है जबकि इसकी प्रकृति वही रहती है। पांचवा है लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। आगे राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। कोर्ट मार्शल के मामलों, संघीय कानूनों के उल्लंघन और मृत्युदंड के मामलों में लागू होती है। राज्यपाल की समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161। राज्यपाल के पास भी समाधान शक्तियां हैं, लेकिन वे मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों तक विस्तारित नहीं है। अगला है मारूराम बनाम भारत संघ मामला। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने की संविधान पीठ ने माना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं। ये स्टेटमेंट आ सकता है। अगली सुर्खी है संसद भाषिणी पहल। संसद भाषिणी इनिशिएटिव। लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने AI संचालित बहुभाषी संसदीय परिचालन के लिए संसद भाषिणी पहल विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संसद भाषिणी पहल के बारे में। पहला है उद्देश्य। संसद भाषिणी का उद्देश्य संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विविध भाषाओं की सुविधा प्रदान करने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक इन हाउस AI समाधान प्रदान करना है। भाषिणी MEITY द्वारा निर्मित एक AI संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। संसद भाषिणी के अंतर्गत प्रमुख AI पहलों में AI आधारित अनुवाद, संसद की वेबसाइट के लिए AI संचालित चैटबॉट आदि शामिल हैं। अगली और अंतिम सुर्खी है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक नए वैश्विक सर्वेक्षण में फ्री स्पीच के समर्थन के मामले में 33 देशों में से भारत को 24वां स्थान दिया गया है। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 के बारे में। स्कैंडिनेवियाई देश जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तथा 2 निम्न लोकतांत्रिक देश जैसे हंगरी और वेनेजुएला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्री स्पीच के समर्थन में सबसे उच्चतर स्थान पर हैं। अगला है कुछ देशों में फ्री स्पीच के समर्थन में गिरावट, जैसे कि जापान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में 2021 के बाद से फ्री स्पीच के समर्थन में काफी गिरावट आई है। पारंपरिक मीडिया, सोशल मीडिया और AI कंटेंट जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे फ्री स्पीच को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। चलिए इस प्रकार से ये जो मार्च का जो कंटेंट था पॉलिटी का वो समाप्त होता है। थैंक यू।